हाय स्टूडेंट्स, आप सबों का अभिनव ट्यूटोरियल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। यह क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, समझें और पुनः कॉपी में नोट भी करें, ताकि आगामी टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और आप उसका आसानी से जवाब दे सकें। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन फिजिक्स रिलेटेड है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स। हमारी आँखें किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज आँख के किस भाग पर बनाती है? पहला है कॉर्निया, बी में है आइरिस, सी में है प्यूपिल और डी में है रेटिना। हम सभी जानते हैं कि हमारी आँखें किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज उल्टा इमेज बनाती है तो रेटिना पर बनाती है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा डी, रेटिना पर बनाती है। दूसरा है क्वेश्चन, द सिलियरी मसल्स आर यूज टू। सिलियरी मसल्स का किस लिए उपयोग किया जाता है? तो ए में ऑप्शन है प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम फॉरेन एलिमेंट्स, बाहरी एलिमेंट्स को रोकने के लिए। बी में है चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करने में। सी में है एडजस्ट द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आईज, अमाउंट ऑफ लाइट को एडजस्टमेंट करने में जो कि हमारी आँखों में प्रवेश करती है। कैरी द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आईज, जो लाइट हमारे आँख में प्रवेश किया है उसको कैरी करने में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करने में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल आई इज। किसी भी सामान्य आँख के लिए बहुत नज़दीक देखने की अधिकतम दूरी क्या हो सकती है? ए में ऑप्शन है 2.5 cm, बी में है 2.5 मीटर, सी में है 25 mm मिलीमीटर और डी में है 25 cm। तो बहुत नज़दीक देखने की क्षमता हमारे आँखों की 25 cm होती है और दूर देखने की क्षमता इनफिनाइट होती है। बहुत दूर तक भी हमारी आँखें स्पष्ट देख लेती है। इसीलिए जब नज़दीक पूछा जाए तो आप 25 cm मारो और दूर पूछा जाए तो इनफिनाइट लगाना है। बहुत बच्चे जैसे ही देखते हैं क्वेश्चन तो वह कुछ नहीं समझ पाता है, सीधे वह 25 cm वाला ऑप्शन लगा देता है। लेकिन आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें। बहुत बार क्वेश्चन सेटर दूर के वस्तु के बारे में लिख देता है कि हम दूर अधिकतम कितने सेंटीमीटर तक के वस्तु को देख सकते हैं। तो दूर देखने के लिए तो इन्फिनाइट होता है, बच्चा वहाँ 25 cm मार किया जाता है और उसका आंसर गलत हो जाता है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, व्हेन द आई इज फोकस्ड ऑन ए नियर बाय ऑब्जेक्ट द सिलियरी मसल्स आर। जब हमारी आँखें बहुत नज़दीक के वस्तुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करती है या देखती है तो उस समय हमारा सिलियरी मसल्स कैसा फीलिंग करता है? तो ए में है मोस्ट स्ट्रेन, बहुत ज़्यादा तनाव, बी में है रिलैक्स, सी में है लिस्ट स्ट्रेन, बहुत कम तनाव में और डी में है अनअफेक्टेड, कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है। तो सही आंसर होगा ए, मोस्ट स्ट्रेन। आप भी जब आँख के बिल्कुल नज़दीक वाले वस्तु को ध्यान से देखोगे आप बहुत तनावग्रस्त महसूस करोगे, इसीलिए ए ऑप्शन होगा मोस्ट स्ट्रेन। 5 में देखिए, क्वांटिटी ऑफ लाइट इंटरिंग द आईज इज कंट्रोल बाय। हमारे आँखों में प्रवेश करने वाले लाइट को कौन कंट्रोल करता है? तो ए में है प्यूपिल, बी में है रेटिना, सी में है सिलियरी मसल्स और डी में है आइरिस। तो
प्यूपिल जो है यह हमारे आँखों में प्रवेश करने वाले लाइट को नियंत्रित करता है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर्स इज कॉल्ड। वाइट लाइट के अपने सातों कलर को बिखेरने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ए में है स्प्लिटिंग, बी में है डिस्पर्सन, सी में है डिफ्रैक्शन और डी में है इंटरफेरेंस। आप सभी जानते हो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो इसका आंसर होगा बी डिस्पर्सन। 7 में देखिए वी कैन सी द सन बिफोर द एक्चुअल सनराइज बाय अबाउट। वास्तविक सूर्योदय से पहले ही हमें सूर्य दिखना प्रारंभ हो जाता है, मतलब उसकी लालिमा भी दिखती है। तो यह समय से जस्ट 2 मिनट बिफोर हमें दिखना प्रतीत हो जाता है, और जब सूर्यास्त हो जाता है तो वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखती है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है वास्तविक सूर्योदय और वास्तविक सूर्यास्त के बीच का टाइम कितना होता है, तब आप क्या आंसर दोगे? 4 मिनट। यहाँ पर है केवल वास्तविक सूर्योदय कितने मिनट पहले हो जाती है, तो इसका आंसर है 2 मिनट। सही ऑप्शन होगा ए। 8 में देखिए द कलर ऑफ सनलाइट स्कैटर्ड बाय द एयर मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर इज। इस एटमॉस्फेयर के एयर मॉलिक्यूल्स के द्वारा सनलाइट का कौन सा कलर ज़्यादा स्कैटर्ड किया जाता है? तो आप सभी जानते हो एक ऐसा कलर जिसका वेवलेंथ बहुत कम हो वही ज़्यादा बिखरता है, जिसका बहुत ज़्यादा है वो नहीं बिखरता है। जैसे रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वह नहीं बिखरता है और उसका इस्तेमाल रेड सिग्नल में भी किया जाता है। यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन ए में ब्लू, बी में वाइट, सी में रेड और डी में वायलेट। तो इसका सही आंसर होगा ब्लू। ब्लू कलर को ज़्यादा स्कैटर्ड किया जाता है एयर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, इसी के कारण हमारा आसमान भी हमें ब्लू कलर का दिखता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है द कलर ऑफ द सनलाइट स्कैटर्ड बाय द डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज। अब देखिए वहाँ पर क्या था? एयर मॉलिक्यूल्स, यहाँ है डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा कौन सा कलर को स्कैटर्ड किया जाता है? तो डस्ट पार्टिकल्स में वाइट कलर होता है। डस्ट पार्टिकल्स वाइट कलर को ज़्यादा स्कैटर्ड करता है। ए में ऑप्शन है ब्लू, बी में है वायलेट, सी में है वाइट, डी में है रेड। तो सही आंसर होगा वाइट। 10 में देखिए द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस द नियर एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। मतलब हमारी आँखों की एक ऐसी क्षमता जिसके द्वारा हम नज़दीक से नज़दीक के वस्तु को और दूर के वस्तु को फोकस करके एडजस्टमेंट करते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं? ए में है फ्लेक्सिबिलिटी, बी में है एस्टिग्मेटिज्म, सी में है पावर ऑफ एकोमोडेशन और डी में है मायोपिया। तो मायोपिया तो एक बीमारी का नाम है जिसको कि हिंदी में हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें नज़दीक का वस्तु स्पष्ट दिखता है, दूर का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता है। और इसका सही उपचार है अवतल लेंस, जिसको कि हम लोग कनकेव लेंस भी कहते हैं। कनकेव लेंस लगाकर इसका दूर किया जाता है, इसके दोष को दूर किया जाता है। तो यहाँ पर सी में ऑप्शन है पावर ऑफ एकोमोडेशन, इसीलिए 10 नंबर का सही आंसर पावर ऑफ एकोमोडेशन होगा, सी नंबर। 11 में देखिए व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। यहाँ कह रहा है एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल के थ्रू जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ ए में ऑप्शन है रिएक्टेंट्स, बी में है प्रोडक्ट, सी में है केमिकल इक्वेशन, डी में है नन। रिएक्टेंट्स का अर्थ हुआ कि केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेता है उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। भाग लेने के बाद जब केमिकल रिएक्शन पूर्ण होती है तो
तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आता है, तो उसे हम प्रोडक्ट कह देंगे। और सिंबल के थ्रू जो हम उसको डिनोट करते हैं उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। 12 नंबर देखिए, व्हेन आयरन इज हीटेड विथ सल्फर आयरन सल्फाइड इज फॉर्म्ड, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्ड। यहाँ कह रहा है जब हम आयरन को, लोहा को सल्फर के साथ हीट करते हैं तो हमें आयरन सल्फाइड प्राप्त होता है। तो यह बताइए कि यहाँ किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। आप जान रहे हो कि जब दो रिएक्टेंट्स रिएक्शन करने के बाद एक ही प्रोडक्ट दे तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एक रिएक्टेंट्स बाहरी एनर्जी लेकर, चाहे हीट ले चाहे सनलाइट लेकर के दो प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि बाहर से दो एलिमेंट रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाती है तो यहाँ हम लोग कह देंगे यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ए में ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि गलत है, बी में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसीलिए इसका सही आंसर होगा बी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 13 में देखिए, व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू एन एसिड द फॉलोइंग कलर इज ऑब्टेन। जब मिथाइल ऑरेंज को एसिड के साथ मिलाते हैं तो कौन सा कलर मिलता है। तो मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड के साथ मिलाएंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं एसिड है, तो इसके साथ जैसे ही मिलाएंगे तो एसिड तो हर हमेशा रेड कलर देती है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा बी, रेड। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ वाटर सोल्यूबल बेसिस। यहाँ कह रहा है वाटर सोल्यूबल बेसिस का कॉमन नेम क्या है। तो वाटर सोल्यूबल बेसिस का कॉमन नेम अल्कली है। अल्कली मेटल में कौन सा आता है, तो इसमें बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, बेरियम आता है और रेडियम आता है। BE, MG, CA, SR, BA और RA ये सब अल्कलीज में आता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ए, अल्कली। 15 में देखिए, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है। तो वॉशिंग सोडा का एक होता है वॉशिंग सोडा जिसको कहते हैं धोवन सोडा या धोने वाला सोडा, एक होता है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा इससे जस्ट अपोजिट होता है और वह बेसिक नेचर का होता है। यहाँ आप देख रहे हो कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ रहा है। ए में ऑप्शन है Na2CO3, बी में है NaHCO3, सी में है CaOCl2 और डी में है नन। यहाँ आप लोग देख रहे हो Na2CO3 × 10H2O, ये सूत्र होता है वॉशिंग सोडा का, इसीलिए यहाँ सही ऑप्शन होगा ए। यही दूसरा में देखिए NaHCO3 × 5H2O होता है, ये खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। सी में देखिए CaOCl2, ये क्लोरीन का सूत्र होता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ए, Na2CO3। 16 में देखिए एन एलिमेंट एक्स कोई एक एलिमेंट का नाम है, फॉर्म्स ए सॉलिड ऑक्साइड, ये क्या बनाता है, सॉलिड ऑक्साइड बनाता है, विच डिजॉल्व्स इन वाटर, जब इसे पानी में घोलाया जाता है। द सॉल्यूशन फॉर्म्ड गिव्स ए ब्लू कलर विथ लिटमस, यह जो सॉल्यूशन है इसे जब लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो यह लिटमस पेपर ब्लू कलर की हो जाती है। तो बताइए एक्स कौन सा हो सकता है। तो आप जानते हो ब्लू कलर में चेंज होने के गुण जो है यह केवल बेस नेचर वाले एलिमेंट में ही होता है, इसका मतलब यह बेसिक नेचर का होगा। आप जानते हैं अभी तुरंत हम बताए हैं अल्कलीज मेटल यह बेसिक नेचर का होता है, तो Ca उसमें Ca भी था,
इसीलिए इसका सही आंसर होगा Ca। और यहाँ यह Ca+H2O ये बनाएगा CaOH का होल 2। यह बेसिक नेचर का है, इसीलिए यह लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स गिव ए वैल्यू ऑफ pH लेस देन 7। नीचे दिए गए कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका pH वैल्यू 7 से कम होगी। ए में ऑप्शन देखिए रेन वाटर, बी में है टैप वाटर, सी में है स्वेल वाटर और डी में है डिस्टिल्ड वाटर। आप सभी जानते हो कि वर्षा के पानी में CO2 और SO2 गैस के मिले होने के कारण इसे हम एसिड रेन भी कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर रेन वाटर का pH स्केल 7 से कम होगा। और आप जानते हो अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH स्केल 7 से कम होता है तो वह एसिडिक नेचर का होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो वह बेसिक नेचर का होता है, 7 होता है तो न्यूट्रल होता है। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ए रेन वाटर। 18 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज टू रिपेयर फ्रैक्चर्ड बोन्स। अब अगर हमारी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर करता है। तो आप यहाँ पर जिप्सम का प्रयोग में पढ़े हैं एसिड बेस चैप्टर में कि जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। और यहाँ पर है कि हमारे टूटे हुए हड्डी को इनमें से किसके द्वारा ठीक किया जाता है। पहला है Na2CO3, ये तो आप जानते हो धोने वाला सोडा का नाम है। CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का नाम है, इसका भी तो उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। तीसरा है CaSO4 × हाफ H2O, यही है CaSO4 × हाफ H2O का प्रयोग हम फ्रैक्चर्ड बोन्स को ठीक करने में करते हैं। डी में नन, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी CaSO4 × हाफ H2O। देखिए यहाँ पर डी में ऑप्शन कभी कभी CuSO4 भी दे देता है × 5H2O, तो वह कॉपर सल्फेट हो जाएगा। इसीलिए आप इसको याद रखें CaSO4 × हाफ H2O ही टिक लगाना है। 19 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट एसिड बेस इंडिकेटर। अब इसमें से नीचे आपको 4 इंडिकेटर दिया गया है, इनमें से एसिड या बेस को यह नहीं बता सकता है ऐसा कौन सा इंडिकेटर है। तो आप जानते हो फिनोल्फ्थेलिन, फिनोल्फ्थेलिन तो एक इंडिकेटर है। और बी में है मिथाइल ऑरेंज, यह भी एक इंडिकेटर का नाम है। यह भी रेड या नहीं तो ब्लू में टर्न होकर या कलरलेस में टर्न होकर हमें बताता है कि यह सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। ए और बी तो सही है। वेनिला और डी में है लिटमस, लिटमस से तो हम लोग यूज करते ही हैं कि लिटमस पेपर पर जब भी किसी सॉल्यूशन को डालते हैं उसका कलर रेड हो जाए तो ज़रूर वह सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है। और अगर लिटमस पेपर पर हम लोग बेस को डालते हैं और उसका कलर अगर ब्लू कलर का हो जाता है तो हम लोग इसे बेसिक नेचर का एलिमेंट कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हो वेनिला, वेनिला कोई भी इंडिकेटर नहीं है। और क्वेश्चन में भी पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी वेनिला। 20 में देखिए, विच ऑफ द following metal does not react with dilute sulfuric acid to liberate H2 गैस। अब कह रहा है नीचे दिए गए कौन सा ऐसा मेटल है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, और रिएक्शन अगर करेगा तो H2 गैस को रिलीज करता है। यहाँ कर है वो रिएक्शन ही नहीं करता है। तो अब आप जानते हो कि रिएक्टिविटी सीरीज में
ऊपर से नीचे घटते क्रम में आपको दिखाया जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ Na, Ca, K फॉर पोटेशियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, ये सब हाईली रिएक्टिव है। ठीक, उसके बाद Zn, फिर Fe, Cu, ये सब भी रिएक्टिव Vt सीरीज में ऊपर आता है। अब यहाँ पर कर है CuSO H2SO4 से कौन नहीं हटा सकता है, तो इसमें से देखिए पहला ऑप्शन है Ca तो आसानी से किसी को भी हटा सकता है। बी में है Na, यह भी नहीं होगा। सी में है Fe, यह भी नहीं होगा। Ag, आप जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में Ag नीचे आता है और Ag आसानी से इसे हटा नहीं सकेगा क्योंकि H2 ऊपर में आता है, तो इसीलिए यहाँ Ag इससे रिएक्शन नहीं करेगा। और अगर पूछा जाए कि H2SO4 प्लस Ag क्या बनाएगा, आप कहेंगे यहाँ रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि H2 से कम अभिक्रियाशील है Ag, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो ऑप्शन में देखिए Ca है, Na, Fe और Ag, सही आंसर होगा Dag। देखिए व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बाय प्रोडक्ट कौन सा होता है या क्या होता है। बाय प्रोडक्ट मतलब जो बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ देखिए स्टार्च, वाटर, ऑक्सीजन और नन। तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में ही ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करता है, उसके फलस्वरूप ऑक्सीजन रिलीज करता है और ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं, लेते हैं। और इनर प्रोडक्ट अगर पूछे तो वहाँ हो जाएगा स्टार्च। 22 में देखिए व्हाट इज द साइट ऑफ रिस्पायरेशन इन ए सेल। एक सेल में रिस्पायरेशन का कौन सा जगह होता है। एक में है किडनी, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया, सी में है लीवर, डी में है हार्ट। इसका सही ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसको एक तरह से हम ऊर्जा गृह भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज द रिस्पायरेटरी ऑर्गेन ऑफ अर्थवर्म। कह रहा है अर्थवर्म जो होता है वो अपने शरीर के कौन सा भाग के द्वारा रिस्पायरेशन करता है। तो लंग्स, पहला में है लंग्स, बी में है गिल्स, सी में है स्किन, डी में है नन। हम लोग जानते हैं लंग्स से हम लोग सांस लेते हैं, हाँ, और गिल्स से मछली सांस लेती है। सी में है स्किन और डी में है नन। तो अर्थवर्म अपने स्किन से रिस्पायरेशन करता है। 24 में देखिए नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। हम लोगों का जो किडनी है इसके एक्सक्रीटरी यूनिट को क्या कहते हैं। पहला है लंग्स, बी में है नेफ्रॉन, सी में है वेन, डी में है लीवर। तो इसके सही यूनिट को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ देखिए बी में है नेफ्रॉन, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी, नेफ्रॉन। 25 में है नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट्स प्रेजेंट इन एन अर्थवर्म। कह रहा है अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी यूनिट जो उपस्थित रहता है उसका क्या नाम है। तो पहला है नेफ्रॉन, बी में है वेन, सी में है किडनी और डी में है नेफ्रिडिया। तो यहाँ देखिए नेफ्रॉन तो हम लोग में होता है, वेन तो होगा नहीं, किडनी भी है ही नहीं, तो सही आंसर होगा नेफ्रिडिया। मतलब अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी यूनिट को हम लोग नेफ्रिडिया कहते हैं। आज आपके 25 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। आप सभी इसे अपने नोटबुक में उतार लेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा तो आप लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अच्छे बच्चे या जो भी आपके क्लास है या बैचमेट है उसको आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं, फिर अगले
नेक्स्ट डेज में मैं फिर 25 क्वेश्चन डालूँगा, आप लोग इसे ध्यान से देखें, उतारें और याद भी करें। अगर आपको लगे कि और भी कोई पोर्शन आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ से कमज़ोर है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे उस क्षेत्र में वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें। आप ज़रूर लिखें कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए। धन्यवाद।